अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिज़िक्स का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, वेव्स के ज़रिए एनर्जी कैसे मुंतकिल होती है, और दूसरे हिस्से में हम वेव इक्वेशन की बात करेंगे, इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और इसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। व्हाई वेव्स आर इंपॉर्टेंट? वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट। डिफाइन वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो सिंबल है दैट इज लैम्डा, शो हो रहा है आपके सामने। वेवलेंथ को हम तीन तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस आर रेयरफेक्शंस, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के हवाले से। और ट्रांसवर्स वेव के हवाले से बात करें तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स आर ट्रफ्स। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चलती हैं। इसकी वजह यह है कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब होते हैं, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन से नेक्स्ट वाइब्रेशन फ़ौरन से ही मुंतकिल हो जाती है। डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस? मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम से एम्प्टी स्पेस से गुजर नहीं सकती, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। सो मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। आज का पहला टॉपिक है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। वेव्स एनर्जी और इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टाई अ स्ट्रिंग विद द पिलर, एक रस्सी लें और उसको किसी पिलर के साथ बांध दें। उसका एक सिरा आपके हाथ में। अब आपने क्या करना है कि वो जो सिरा आपके हाथ में है उसको ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि उस रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं, जैसा कि डायग्राम में आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें क्या हुआ है कि आपके बाजू की मस्कुलर एनर्जी जो आपने रस्सी को ऊपर नीचे मूव करते हुए रस्सी को ट्रांसफर की, वेव्स प्रोड्यूस कर देती है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आपने हाथ से रस्सी को ऊपर मूव किया, रस्सी का पहला पार्टिकल आपके हाथ के साथ ऊपर मूव होता है। चूंकि रस्सी एक सॉलिड है, सॉलिड में मॉलिक्यूल बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आपके सामने इस डायग्राम में भी शो हो रहा है। तो जब पहला पार्टिकल ऊपर मूव हुआ, उसने साथ वाले पार्टिकल को भी ऊपर मूव किया, उसने अगले पार्टिकल को ऊपर मूव किया। सो इसमें ये वेव जनरेट होना शुरू हो जाती है और वेव आगे कैरी होती रहती है। द डिस्टर्बेंस इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पार्टिकल विच डिस्टर्ब्स द नेक्स्ट पार्टिकल एंड सो ऑन। क्या हुआ कि आपकी मस्कुलर एनर्जी रस्सी के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होती हुई वेव की फॉर्म में एंड पॉइंट तक पहुंच जाती है। वेव्स एनर्जी जब कैरी करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एनर्जी ट्रांसफर का, एनर्जी को मुंतकिल करने का इन्हिसार होता है? इसके लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं। सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। एम्पलीट्यूड ये होता है कि कोई वेव जब जनरेट हो रही है तो मीडियम के पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्टेंस पे जा रहे हैं। इस डायग्राम में वेव के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से हॉरिजॉन्टल लाइन जो नजर आ रही है उससे मामूली सा ऊपर जा रहे हैं और उतना ही नीचे आ रहे हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कम है एज कंपेयर टू द सेकंड डायग्राम। इसमें एम्पलीट्यूड की मिकदार ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा किसी वेव का, उतनी ही ज्यादा एनर्जी कैरी की जाएगी। सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है वेव 1 में लो एम्पलीट्यूड है, लो एनर्जी ट्रांसफर, जबकि वेव 2 में हाई एम्पलीट्यूड है, एनर्जी ट्रांसफर भी ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जैसा कि हम जानते हैं इट इज नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम। इस डायग्राम में देखें तो वेव्स की तादाद बहुत थोड़ी सी मालूम हो रही है, जबकि दूसरी डायग्राम में उतनी ही स्पेस में, उतने ही टाइम में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, ऊपर वाले डायग्राम में सिलेक्टेड एरिया में सिर्फ एक वेव जनरेट हो रही है, जबकि नीचे वाले डायग्राम में उतने ही सिलेक्टेड एरिया में टू वेव्स जनरेट हो रही हैं। सो सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी हायर है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी ट्रांसफर्ड। सो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेव्स के जरिए एनर्जी कैरी करने का इन्हिसार होता है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इसी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हम एक एक्टिविटी का सहारा लेते हैं जी। ये एक्टिविटी क्या है? आप एक तालाब के पास चले जाएं और उसके अंदर एक पत्ता रखें किसी जगह पर।
पत्ते के करीब ही आप एक पत्थर को फेंक दें, आप देखेंगे कि जिस जगह पे आपने पत्थर फेंका है वहां से एक वेव जनरेट होना शुरू हुई है और वो एक्सपैंड कर रही है। और जब ये वेव उस पत्ते के पास, लीफ के पास पहुंचेगी तो आप लीफ को ऊपर नीचे मूव करता हुआ पाएंगे। सो क्या हुआ कि वेव जो जनरेट हुई थी डिस्टरबेंस की वजह से, उस वेव ने लीफ को अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन पे लगा दिए। सो हम ये देख रहे हैं लीफ अपनी जगह पर ही मूव कर रहा है। ये नहीं हुआ कि लीफ भी वेव के साथ आगे ट्रांसफर हो गया। यहां पर हमारे सामने एक और चीज आती है कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफर तो करती हैं लेकिन मैटर को जस्ट वाइब्रेट करती हैं, ट्रांसफर नहीं करती। ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, water waves will be produced on the surface of water and will travel outwards. Place a leaf at some distance from the falling stone. When waves reach the leaf, it will move up and down along the motion of the water particles by getting energy from the waves. This activity shows that water waves, like other waves, transfer energy from one place to another without transferring matter. यानी पानी को ट्रांसफर किए बगैर जस्ट एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इस लेक्चर के दूसरे पोर्शन पे आते हैं, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है हमारे पास जो वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वेव इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो हम सपोज करते हैं जी कोई बॉडी है, वो ट्रेवल कर रही है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है d इन सम टाइम t। सो वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिंबॉलिकली हम इसको लिखें तो v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t। यही बात अब हम एक वेव के ऊपर अप्लाई करते हैं कि एक वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है। अगर वेव सिर्फ इतनी देर ट्रेवल करेगी जितना कि उसका टाइम पीरियड है तो वेव जस्ट एक वेवलेंथ के इक्वल का डिस्टेंस कवर करेगी। वेव के ट्रेवल करने का टाइम पीरियड के इक्वल है तो वो डिस्टेंस एक वेवलेंथ के इक्वल ट्रेवल करेगी। सो ये फॉर्मूला डिफॉर्म हो जाएगा लैम्डा ओवर कैपिटल T। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशनशिप हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आगे बढ़ने से पहले हम इस रिलेशनशिप के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के रिलेशनशिप के लिए हम इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। ये एक ट्रांसवर्स वेव फॉर्म है जिसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो 2 हैं। वन बाय वन हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डेफिनेशंस को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो ये डायग्राम 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है और हमारे पास वेव्स की तादाद है 2। तो इसका मतलब है इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी 2 है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टू कंप्लीट वन वेव। अब जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है 1 सेकंड में 2 वेव्स बन रही हैं तो एक वेव आधे सेकंड में बनी, तो टाइम टू कंप्लीट वन वेव इज 0.5 सेकंड। तो टाइम पीरियड हमारे पास है इस वेव का 0.5 सेकंड। मैथमेटिकली इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं। इफ वी डिवाइड 1 बाय फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हम 1 को डिवाइड कर दें फ्रीक्वेंसी जो कि इस केस में हमारे पास 2 है, तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.5, इट इज द आंसर फॉर टाइम पीरियड। सो हम ये जान गए कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। इसी तरह से इफ वी डिवाइड 1 बाय टाइम पीरियड यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.5 करें, वी गेट फ्रीक्वेंसी, आंसर इज 2। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है। सो हमारे पास ये रिलेशन क्लियर हो जाता है, f इज इक्वल टू 1/t या फिर t इज इक्वल टू 1/f। अब हम वापस चलते हैं उस डेरिवेशन को जहां से हमने छोड़ा था वहां से देखते हैं। सो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t को हमने जस्ट रीअरेंज किया है 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब हम जान चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो 1/t जो यहाँ पर इस इक्वेशन में शो हो रहा है, इस 1/t को हमने रिप्लेस कर दिया f के साथ। Equation becomes v equals f lambda. The relationship between the velocity, frequency and wavelength of a wave. This is called wave equation. आखिर में इस टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन वेव इक्वेशन, आल्सो गिव इट्स फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन है डेराइव द वेव इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन है कैन वेव्स कैरी मैटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद की जाती है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी
इस लेक्चर में दिए जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करें। इस लेक्चर की फ़ाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।